सरकारी शिक्षक बनना है तो उसकी तरफ हमें पहला कदम बढ़ाना होगा और उस कदम में आपके सहयोगी बनेंगे ऑनलाइन सारथी का यह डिजिटल माध्यम। जैसा कि आप जानते हैं कि सर हमें आजकल जो सरकारी शिक्षक बनने वाला कंपटीशन तो है ही है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उसके अनुसार देखा जाए तो ये जो बीएसटीसी का एग्जाम है, प्री बीएसटीसी के एग्जाम को फोड़ना भी आजकल बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है कि आपको अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएसटीसी के माध्यम से या प्री बीएसटीसी के एग्जाम के माध्यम से तो पेपर को अच्छा करना पड़ेगा, स्कोर अच्छा बनाना पड़ेगा। नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं साथियों आप सब लोग। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को दमदार तरीके से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका मित्र संघर्ष जारी है, जिसका मित्र संघर्ष जारी है। तो दोस्तों, रीजनिंग का रण बीएसटीसी वाले साथी तैयार हो जाइए बहुत ही शानदार तरीके से कि हमारा पैटर्न क्या रहा था एग्जाम का, क्या हम इस पेपर को देख करके अपनी तैयारी को बल दे सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसी भी एग्जाम से पहले उसके पेपर्स या उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को सोल्व करना। तो दोस्त, जुड़ जाइए सभी साथी ऑनलाइन सारथी के इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बहुत बढ़िया शानदार अवसर दिया है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के माध्यम से हम 20 जून से पहले आपका संपूर्ण रीजनिंग का कोर्स एक बार कंप्लीट करवाने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले ये जो तैयारी है, ये जो पेपर है, इसका पूरा संपूर्ण निचोड़ हम निकालने वाले हैं और इस पेपर के माध्यम से ही जो 2023 का पैटर्न था, इसी पैटर्न के माध्यम से हम आगे की चर्चाएं और आगे के टॉपिक वाइज कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। तो जुड़ जाइए और सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। उससे पहले आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो जब भी आप क्लास लें तो आपको जो पीडीएफ्स मिलने वाली है दोस्तों, वो आपके ऑनलाइन सारथी के इस प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि जैसे ही क्लास खत्म हो उसकी पीडीएफ तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। उसके बाद अगर आपकी समस्या किसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो या किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ऑनलाइन सारथी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो यह आ रहा है आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न दोस्त, जिसमें आपका वेन आरेख बना हुआ है और वेन आरेख का प्रश्न है साथी जो कि आपके एग्जाम में आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर ये दिला सकता है। पिछली बार कुछ प्रश्न थोड़े अच्छे आए थे, अलग लेवल के आए थे, लेकिन इस बार और संभावना है कि कुछ हल्के से बदलाव पेपर में देखने को मिले, क्योंकि हमारे पिछले 2023 वाले एग्जाम में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी वो यूनिवर्सिटी अलग थी, लेकिन इस बार जो हमारा एग्जाम बीएसटीसी का प्री डीएलडी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो है यूनिवर्सिटी वो आपकी वीएमओयू वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी रहने वाली है साथियों। तो पहला ही प्रश्न है, इसमें आपके सामने एक वेन आरेख बना हुआ है। इस वेन आरेख के माध्यम से आप भाई ये देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि सर ये 1 से 6 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो उन सब में यही वेन आरेख काम में आने वाला है। इसमें सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन उन सबसे पहले भाई हम एक ले लेते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से संपूर्ण तरीके से इसको समझते हैं कि कोई पुस्तकालय है साथी। क्या है? पुस्तकालय है आपका। इसके अंदर पुस्तकों की संख्या है वो कुछ इस प्रकार से है भाई, कुछ पुस्तकें भौतिक विज्ञान की है, कुछ पुस्तकें रसायन विज्ञान की है, कुछ पुस्तकें जीव विज्ञान की है साथी, और कुछ पुस्तकें हिस्ट्री या आपके इतिहास की रहने वाली है। ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने चित्र बना हुआ है। तो यहाँ से देखेगा यह जो आपके इतिहास की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, इनकी संख्या 10 है। इतिहास की पुस्तकों की संख्या साथी यहाँ पर 10 है। और आपके जो भौतिक
जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी की पुस्तकें जो आपके रहने वाली है उनकी संख्या 8 यहाँ पर है, फिर आपके 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर साथ ही 3 है जो ये जगह स्पेस है, इसमें रसायन विज्ञान 9 है, और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 5 है। यहाँ जीव विज्ञान लिखा हुआ है और साथ ही यहाँ पर रसायन विज्ञान आपका है। तो ये इस प्रकार से कुछ हमारे पास वेन आरेख है, और इस वेन आरेख का प्रयोग हम साथी अगले आने वाले 6 प्रश्नों के लिए करने वाले हैं। वेन आरेख बहुत ही जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन कंसेप्ट है भाई। जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया वो समझ लो पेपर में बाजी मार लेगा। चलिए, यहां पूछा है रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जीव विज्ञान की पुस्तकों से कितना अधिक है बेटा। हमने क्या पकड़ना है, पहले रसायन विज्ञान वाला गोला पकड़ना है और फिर जीव विज्ञान वाला गोला पकड़ना है, और दोनों पुस्तकों को ऐड करके काउंट करके टोटल कितनी पुस्तकें हैं, फिर उन दोनों का अंतर निकालना है, तो पता चल जाएगा भाई कितनी पुस्तकें अधिक है। अब यहां से देखिएगा सर, अगर हम बात करें रसायन के अंदर, सबसे पहले मैं बात करूं रसायन की, किसकी बात करूं भाई, रसायन विज्ञान की, तो साथ ही यहां पर 3 और 4 7 6 13 और 9, 13 और 9 हो गए बेटा, 3 + 4 + 6 और आपका 9, टोटल ये हो रही है 22 पुस्तक। ये साथी कितनी हो रही है, 22 पुस्तक हो रही है। और अगर मैं बात करूं साथी जीव विज्ञान की पुस्तकों की संख्या की, तो यहां पर देखिएगा भाई जीव विज्ञान की पुस्तकें कितनी हो रही है, तो सर इस जीव विज्ञान वाले गोले में देखेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, सर 2 + 4 + 6 + 5, टोटल हो रही है सर 17। जीव विज्ञान की 17, रसायन विज्ञान की 22। तो आपको पूछा है कितनी अधिक है, तो सर 22 - 17, 22 - 17, तो संख्या आ जाएगी 5 बेटा, संख्या आ जाएगी 5, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में लिखा है 0, 2, 1 और कोई नहीं, तो अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बढ़िया तगड़ा प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न भी इसी पैटर्न का होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया है कि ये 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों के लिए वेन आरेख का प्रयोग किया गया है। अब साथ ही आपको पता है ये जो पेपर होते हैं आपके, जो हम मॉडल पेपर एज ए लेकर आते हैं या आपके सामने सॉल्यूशन जिनका लेकर आते हैं, वो बेटा मेमोरी बेस्ड या स्मृति पर आधारित पेपर होते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखें इस बातों को भी। इतिहास की कितनी पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है बेटा। अब बताओ सर, इतिहास की कितनी पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है, तो सर ये पढ़ा इतिहास यहाँ पर, भौतिक विज्ञान यहाँ पर। बेटा इतिहास और भौतिक विज्ञान में आपस में कोई लिंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर कोई नहीं। आप क्या बोलेंगे साथी, कोई नहीं, कि सर इतिहास की और भौतिक विज्ञान की पुस्तकों में आपस में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि देखो ये गोले कॉमन होने का मतलब क्या है कि सर 3 पुस्तकें ऐसी है जिसमें रसायन का भी भाग है और भौतिक का भी भाग है, 4 पुस्तकें तो ऐसी है जिसमें रसायन, भौतिक और जीव तीनों का भाग है। लेकिन इतिहास का गोला आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होगा। तो साथ ही इतिहास की कितनी पुस्तकें में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है, तो ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है दोस्त। हमें जैसे जैसे ये आपका चित्र दिख रहा है, इसी चित्र के माध्यम से हम समझते हुए आंसर करेंगे। ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें जीव विज्ञान से संबंधित पाठ तो है पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। बेटा क्या बोला, पाठ होना चाहिए किसका, जीव विज्ञान का तो होना ही चाहिए, रसायन का नहीं होना चाहिए, रसायन का नहीं होना चाहिए। जीव के साथ फिजिक्स का हो सकता है, जीव के साथ रसायन का मना है बेटा। तो देखो ये 5 पुस्तकें तो ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान है। 6 पुस्तकें, ये देखो ये वाला गोला 6 रसायन के अंदर भी आ रहा है और जीव के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब 6 ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें रसायन और जीव भी है। अब देखो बेटा 4 पुस्तकें ऐसी और है जिनमें भौतिकी भी है, जीव भी है और रसायन विज्ञान भी है। तो ये भी हमारे काम की नहीं। हमें तो वो पुस्तकें पूछी है जिसमें जीव विज्ञान का हो सकता है लेकिन रसायन विज्ञान का नहीं होना चाहिए। जीव विज्ञान के साथ रसायन की मना है बेटा, जीव विज्ञान के साथ फिजिक्स हो सकता है। तो 5 + 2 टोटल पुस्तकों की संख्या ऐसी होगी, वो होगी 7। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए बिल्कुल
ये लीजिएगा एक और शानदार प्रश्न, किस विषय की पुस्तकें न्यूनतम है बेटा, किस विषय की पुस्तकें न्यूनतम है? तो यहां पर काउंट कर लेते हैं। सर अगर मैं बात करूं भौतिकी की, अगर मैं भौतिकी की बात करूं तो साथी 8 है, +3 है, +4 है, +2 है। मैं कॉमन वाली भी ले रहा हूं, कॉमन वाली भी ले रहा हूं। तो यहां पर कितनी हो जाएगी भाई, 8 और 3 11, 11 4 15 और 2 17, ये आ गई भौतिकी की। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 5 6 11, 11 4 15, 15 और 2 17, जीव विज्ञान की भी साथी कितनी आ गई, 17 आ गई। इसी प्रकार बात करूं अगर मैं रसायन की, अगर मैं बात करूं यहां पर रसायन विज्ञान की, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 19 और 3 22 पुस्तकें हैं जो रसायन की है। तो साथ ही इतिहास की कितनी है? सर ऐसी पुस्तकें जिनमें इतिहास है उनकी संख्या ओनली 10 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सर न्यूनतम पुस्तकों की संख्या है वो आपके इतिहास या हिस्ट्री की रहने वाली है। ये लीजिए बेटा एक और शानदार जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस विषय की पुस्तकें सर्वाधिक है? तो बेटा हमने अभी अभी निकाला था कि फिजिक्स की कितनी है, सर 17 है। जीव विज्ञान की कितनी है सर, वो भी आपकी 17 है। रसायन की कितनी है सर, कॉमन ले तो भी रसायन की कितनी आ रही है, 22 आ रही है। और हिस्ट्री की साथ ही कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो सर्वाधिक किसकी है सर, सर्वाधिक हमारे है रसायन विज्ञान की, सर्वाधिक हमारे रसायन विज्ञान की दोस्तों पुस्तकें हैं इस वेन आरेख के अनुसार। ये लीजिएगा वेन आरेख का और एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान दोनों से संबंधित है? बेटा ऐसी पुस्तकों की संख्या आपको बतानी है जिसमें भौतिकी भी हो और रसायन भी हो, दोनों हो। बेटा भौतिकी भी होनी चाहिए और रसायन भी होना चाहिए। तो सर यहां पर एक संख्या लिखी दिख रही है हमें 3 और यह संख्या लिखी दिख रही है 4। तो 3 + 4 इन दोनों में क्या है, भौतिकी भी है और रसायन भी है। टोटल संख्या ये क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी बेटा, जिसमें ऐसी किताबों की संख्या आपको बतानी है जिनमें भौतिकी भी है और रसायन भी है। बेटा बिल्कुल बढ़िया अवसर है, शानदार अवसर है कि सर अगर सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी शिक्षक बनना है तो उसकी तरफ हमें पहला कदम बढ़ाना होगा और उस कदम में आपके सहयोगी बनेंगे ऑनलाइन सारथी का यह डिजिटल माध्यम। जैसा कि आप जानते हैं कि सर हमें आजकल जो सरकारी शिक्षक बनने वाला कंपटीशन तो है ही है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उसके अनुसार देखा जाए तो ये जो बीएसटीसी का एग्जाम है, प्री बीएसटीसी के एग्जाम को फोड़ना भी आजकल बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है कि आपको अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएसटीसी के माध्यम से या प्री बीएसटीसी के एग्जाम के माध्यम से, तो पेपर को अच्छा करना पड़ेगा, स्कोर अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि कॉलेज जबरदस्त मिले, अपने क्षेत्र के आसपास मिले और हम उसमें पढ़ करके फिर आपका जो रीट का एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर पाए। बेटा तो सबसे पहला और जरूरी कदम है ये सरकारी शिक्षक बनने की तरफ। हमारे उन गांव के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का अवसर इसके माध्यम से मिलेगा, जिसमें आप कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 5th तक के बच्चों को आप अध्यापन का कार्य करवाएंगे। तो बिल्कुल आप एडमिशन लें, बहुत शानदार बढ़िया कोर्स है और उसका एग्जाम जो प्री है वो क्वालिफाई करना भी बड़ा जरूरी है। बेटा अब देखिएगा आपका प्रश्न 7 से 10 के लिए हमें एक पैराग्राफ पढ़ना है और साथ ही इस पैराग्राफ को पढ़ करके फिर हमें अलग अलग अनुभागों में कुछ मिसिंग दिया हुआ है, कुछ पार्ट्स खाली है, उनको भर के उनके माध्यम से हमें उत्तर करना होगा। ठीक है, यहां पर एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ आपके कर्मचारी है जो निरक्षर है मतलब अनपढ़ है और कुछ कर्मचारी है जो साक्षर है, जो पढ़े लिखे हैं। उनमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। अब उनकी संख्या हमें टोटल सारे में दे रखी है। बेटा कुछ जगह हमारा मिसिंग है, उन जगहों के अनुसार ही हमसे प्रश्न आगे पूछे गए हैं। चलिए देखिएगा, ये आपके प्रिय आप सबके लाडले सर संपत राज सर जो आपको पशु परिचर के लिए हैंड रिटन नोट्स बुक लॉन्च हो चुकी है मार्केट में। आपका जो दिसंबर में पशु परिचर का एग्जाम होने वाला है, साथ ही उसका जो पार्ट बी रहने वाला है,
जिसके प्रश्नों से संबंधित प्रश्न वहां पर रहने वाले हैं उन सभी साथियों के लिए। देखो जीके तो सर पढ़ाते ही हैं, लेकिन आप सबके लिए, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए सर ने एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। उसमें सर ने ये जो हस्तलिखित नोट्स भाग बी के लिए जो 45 आने वाले हैं प्रश्न, उनको प्रत्येक प्रश्न को सही करने की गारंटी ये बुक देती है बेटा। तो जरूर इस बुक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। इसमें आपका एनसीईआरटी का पैटर्न होगा, आपके एग्जाम में प्रश्न इसी से छपने वाले हैं साथियों। ये आज मैं बता रहा हूं, अभी दिसंबर दूर है, तो इस बुक को खरीद लीजिए और एक बार अच्छे से इसका अध्यापन कर लीजिए और फिर अच्छे से वापस रिवीजन कर लीजिए। अब देखिएगा, अनुभाग डी में कार्यरत साक्षर पुरुषों कर्मचारियों की संख्या कितनी है बेटा। अब देखो सर, अनुभाग डी देखा जाए तो ये रहा यहां पर अनुभाग डी। यहां पर देखो अनुभाग डी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कुल कर्मचारी है बेटा 54। ठीक है, उसमें 54 में से आपके निरक्षर कर्मचारी है, निरक्षर, और इधर है साक्षर। अब बेटा साक्षर में भी मेल है, पुरुष है और महिला है। ठीक है, यहां पर भी पुरुष है और महिला है। ठीक है बेटा, अब उनकी संख्या हमें दे रखी है, कुल 54 दे रखा है। पुरुषों की संख्या आपके डी में निरक्षर में 14 और महिलाओं की संख्या 19 दे रखी है साथी। फिर आपके यहां पर महिलाओं की संख्या 4 दे रखी है और यहां पुरुषों की संख्या पर हमारा क्वेश्चन मार्क है या खाली स्पेस दे रखा, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल जोड़ बाकी आनी चाहिए हल्की सी। अगर कुल 54 है बेटा, कुल 54 है, तो यहां पर इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है सर 14 और 19। 14 और 19 कितना हो रहा है साथी कि सर 33 हो रहा है। कितना हो रहा है 33 हो रहा है। 14 प्लस 19 प्लस 4, ये अभी जो हमें दिए गए कर्मचारी है उसने पूछा साक्षर, साक्षर भी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं कुल कर्मचारियों में से इनकी हटा दूं, एक तो निरक्षर पुरुषों की संख्या, निरक्षर महिलाओं की संख्या और साक्षर महिलाओं की संख्या हटा दूं, तो साक्षर पुरुषों की संख्या आ जाएगी भाई। ये जो आपका एडिशन टोटल हो रहा है, ये हो रहा है भाई 37। कितना हो रहा है साथी 37। अगर मैं इसमें से हटा दूं तो आंसर आएगा 17। आंसर क्या आ जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो अनुभाग डी में ऐसे कितने कर्मचारी है जो पुरुष तो है ही, लेकिन साथ के साथ वो साक्षर भी है, तो उनकी संख्या आपके आ जाएगी 17 बेटा। ये बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है। सारणी देखो और उत्तर दो, सारणी देखो और उत्तर दो, इससे शानदार मौका क्या होगा भाई। अनुभाग बी, अब देखो साथी मैं बी अनुभाग को बना देता हूं, कार्यरत निरक्षर पुरुषों कर्मचारियों की संख्या। भाई अनुभाग बी में आपके टोटल है, अनुभाग बी में कुल कर्मचारी है, उनकी संख्या आपके 93 है। कितनी है बेटा 93 है। अब देखो उसमें भी आपके साक्षर, ये हो गए भाई निरक्षर, ये हो गए इधर निरक्षर, इधर हो गए साक्षर। ठीक है, अब उनमें आपके निरक्षर में मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया, यहां पर भी मेल आ गया, यहां पर भी फीमेल आ गया। अब जो हमें संख्याएं दे रखी है उनको हमें लिख देना है बेटा। यहां पर फीमेल की संख्या 28 दे रखी है, यहां पर मेल की संख्या 28 दे रखी है और यहां पर फीमेल की संख्या 39 दे रखी है। और यह हमसे पूछा है कि ऐसे कितने पुरुष है अनुभाग बी में जो कि निरक्षर है या अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है बेटा। तो बिल्कुल आसान है कि सर अगर कुल में से अगर मैं इन सबको हटा दूं, कुल में से अगर मैं इन सबको हटा दूं तो मेरा आंसर आराम से प्राप्त हो जाएगा। चलिए इनको हटा देते हैं। आपका सर जो है निरक्षर पुरुषों की संख्या, अनुभाग बी में निरक्षर पुरुषों की संख्या जो आएगी बेटा वो आ जाएगी 93 माइनस देखो 28, या फिर इन सबको आप साइड में अलग से जोड़ सकते हैं। 28 प्लस 18 प्लस 39, ये अलग से जोड़ लो और फिर उसमें से माइनस कर लो ताकि आसानी हो, कैलकुलेशन करने में आसानी हो बेटा। तो जैसे ही 18 और 28 जोड़ा तो आपका मिला 46,
6, उसमें आपका 30 ऐड करना है। तो बेटा 76 प्लस 9 और ऐड करना है तो 85। क्या आ जाएगा बेटा? इसका टोटल आ जाएगा 85। ये क्या आ जाएगा भाई? 85 आ जाएगा। तो यहीं से आप बोल दोगे कि सर अगर मैं कुल में से इन 85 लोगों को हटा दूं तो मेरे पास अनुभाग बी के जो पुरुष है, जो निरक्षर है, उनकी संख्या आ जाएगी। तो वो आपकी आ जाएगी 8। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बेटा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है। पूछा है भाग सी में कार्यरत साक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या। बेटा सी बना देता हूं। सी में सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल की। तो साथी कुल दे रखा है 99, सदस्यों की संख्या कितनी दे रखी है? 99। अब साथी उसमें आपके पहले निरक्षर आएंगे और फिर इधर आपके साक्षर आएंगे। ठीक है, उनमें भी मेल आएगी और फीमेल आएंगे, मेल और फीमेल। अब देखिएगा यहां पर दे रखा है ये 23, ये 17, इनकी संख्या 46 दे रखी है और इनकी संख्या हमसे पूछी है। निरक्षर महिलाओं की संख्या भाग सी में कितनी है? तो बेटा सीधा सीधा इन सबको ऐड कर लो कि सर 23 और 17 हो गए 40, 40 और 46, आपका ये हो रहा है, वो हो रहा है 86। तो अगर मैं 99 में से ये 86 हटा दूं तो क्या मेरा ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी सर। निरक्षर नहीं, साक्षर कार्यरत साक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या, साक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या जो बेटा आएगी आपके भाग सी में वो आ जाएगी 99 माइनस 86, आंसर आपका 13 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा आपके इस सारणी वाले प्रश्न का अंतिम प्रश्न, अनुभाग ए में कार्यरत निरक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या। लो भाई अनुभाग ए बना देता हूं। अनुभाग ए में कुल कर्मचारी है वो है 152, सबसे ज्यादा कर्मचारी इसी अनुभाग में है। अगर बेटा बात की जाए इसमें भी आपके निरक्षर होंगे सर, बिल्कुल, और साक्षर होंगे। ठीक है, अब इसमें भी मेल होगा, फीमेल होगा, महिला होगी, पुरुष होगा, यहां पर भी पुरुष होंगे, महिलाएं होगी। अब उसमें से हमें ये 32 दे रखा है, ये वाली संख्या हमसे पूछी है, ये वाला 44 है बेटा, और ये 23 है। अब आपसे पूछा है कि निरक्षर आपके महिलाएं कर्मचारी कितनी हैं अनुभाग ए में। अगर बात करें तो बेटा सारे के सारे प्रश्न इसी प्रकार से बन रहे हैं कि कुल में से क्वेश्चन मार्क को ज्ञात करना है तो बाकी सबको हटा दो। बेटा 32 और 23 हो रहा है 20, 30, 50 और आपका 55। 55 में 44 ऐड कर दो। 55 में 44 अगर ऐड करेंगे तो सर आ जाएगा 99। आंसर क्या आएगा भाई? 99। अगर मैं देखो 32 प्लस 23 प्लस 44 करूं तो साथ ही 99 आएगा, और इन 99 लोगों को मैं हटा दूं अगर कुल में से तो मेरे पास निरक्षर महिला आ जाएगी भाई। निरक्षर महिला कौन से अनुभाग की? ए की, वो आ जाएगी 152 माइनस 99, ऑप्शन आएगा आपका आंसर 53। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सत्य। चलिए कितने शानदार, कितने इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बीएसटीसी के लायक है, बीएसटीसी का लेवल ही है। ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक अपने सामने नहीं आया है जिसको ज्यादा घुमा फिरा कर पूछा गया हो। पैटर्न आपका आने वाले एग्जाम में भी बेटा बिल्कुल सेम रहेगा। ये लो एक शानदार प्रश्न, नया प्रश्न जो अभी वर्तमान में काफी चर्चा में है। ये टॉपिक बेटा आपके बीएसटीसी के अलावा भी काफी जो वर्तमान में एग्जाम हुए उन सब में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। शब्दकोश, जिसको हम डिक्शनरी ऑर्डर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? डिक्शनरी ऑर्डर या शब्दकोश, जिसको हमारे गांव की भाषा में या हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो हम बोलते हैं मीनिंग डायरी। क्या बोलते हैं बेटा? मीनिंग डायरी। हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं सर? पहले उसको हिंदी में बदलेंगे और फिर इंग्लिश उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा हम
आपस में अदलना बदलना जारी रखते हैं। तो हम एक मीनिंग डायरी खरीदते हैं, उस मीनिंग डायरी में, या फोन डायरेक्टरी भी इसको बोल सकते हैं भाई, फोन डायरेक्टरी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, फोन डायरेक्टरी भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके हर एक बंदे के फोन में आजकल फोन बुक आती है। और पहले बेटा जब नोकिया था या छोटे छोटे फोन थे तब हम क्या करते थे, कुछ लिमिट होती थी 50-100 की, लेकिन अब बेटा लिमिट बहुत ज़्यादा है, कितने ही कॉन्टैक्ट नंबर हम सेव रख सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 5000 कॉन्टैक्ट है, तो बेटा हम सर्च करने का ऑप्शन आ गया। लेकिन पहले आपके कीपैड वाले फ़ोन थे, वो छोटे छोटे फ़ोन, उनमें हम देखते थे कि सर हमें कोई आपका नाम किसी का सर्च करना हो, कोई फ़ोन बुक में हमारा व्यक्ति फ़ोन बुक में नाम से सेव है किसी नाम से, और उसको सर्च करना है और उसको कॉल करना है, तो हमें बेटा टाइपिंग करनी पड़ती थी उसके नाम से संबंधित। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आप देखेंगे फ़ोन में आप किसी अन्नाराम व्यक्ति का नाम सबसे पहले देखेंगे, फिर डी के नाम से आने वाला मैंने बोल दिया धर्मेंद्र, मैंने बोल दिया वाई के नाम से आने वाला आपका सबसे लास्ट में दिखेगा योगेंद्र, मैंने बोल दिया आपका बीच में आने वाला कोई व्यक्ति जैसे सचिन, वो कहीं बीच में आएगा। तो इनका एक क्रम होगा कि पहले ये वाले व्यक्ति आएंगे, फिर ये इस नाम वाले, और बेटा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाता है। वो आपका सॉफ्टवेयर फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है। वैसे के वैसे ही मीनिंग डायरी देखें या जो डिक्शनरी देखें, उसमें भी क्या किया जाता है, सारी स्पेलिंग्स को लेकर के एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है। और वही क्रम हमें यहाँ पर पूछा गया है, शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। बेटा आपके पास 4 स्पेलिंग है, एक्सेस, ठीक है, दूसरा है एक्सेप्ट, ठीक है बेटा, तीसरी स्पेलिंग है आपकी अकाउंट, ACCOUNT, उसके बाद है एक्सेप्ट, EXCEPT। अब इनका क्रम बताना है, कौन सा आपके पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा आपका जो है तीसरे नंबर पे आएगा, ऐसा क्रम में हम व्यवस्थित करना है। यहां पर तो यही पूछा है निम्नलिखित शब्द में से सबसे पहले कौन आएगा, ये आपको बताना है। इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह है कि सर हम सबका पहला लेटर देखेंगे, अगर सबका पहला लेटर देखें तो ए आ रहा है, लेकिन इसका ई आ रहा है, इसका ई आ रहा है, तो हम ये कन्फर्म बोल सकते हैं कि सर ये तो चौथे नंबर पर आएगा, सारे ए वाले ई से तो पहले आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो देखा तो सी मिला दूसरे लेटर पर, फिर बढ़े तीसरे पर, तीसरा भी सी मिला, अगर बढ़े चौथे पर तो बेटा इन दोनों में तो ई है लेकिन इसमें ओ है, तो अल्फाबेट में ई पहले आता ओ कि सर आपका जो है ई पहले आता है, तो ये दोनों तो पहले या दूसरे नंबर पे आएंगे, लेकिन ओ वाला तीसरे नंबर पर आ जाएगा बेटा। अब देखिएगा जब तक कॉमन चलता रहे उनको उड़ाते रहो और नेक्स्ट लेटर पर पहुंचते रहो और कंपैरिजन करते रहो। अब बेटा अगला है एस और पी, एस और पी में पहले कौन आता है अल्फाबेट में कि सर पी पहले आता है, तो पी वाला पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, तो सर हमारा कॉन्सेप्ट के अनुसार जो पहले नंबर पर आएगा उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक्सेप्ट। क्या आंसर होगा बेटा, एक्सेप्ट आपका आंसर फाइनली हो जाएगा कि अगर इन शब्दों को व्यवस्थित किया जाए किसके अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, फोन डिक्शनरी के अनुसार या वर्णमाला क्रम के अनुसार, तब आपका आंसर एक्सेप्ट जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या प्रश्न आया है आपके सामने। मेरे को आपका लेटर का कोड दिखा मिल रहा है, पेन लिखा हुआ है, उसको लिखा है 755, ठीक है बेटा। आगे लिखा है स्केल, क्या लिखा है स्केल, स्केल को लिखा है भाई 13135, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया शानदार, बहुत तगड़ा प्रश्न है, अच्छा कंसेप्ट है। हम देखने वाले हैं पेंसिल का कोड, बेटा पेंसिल का कोड। ये प्रश्न साथी अगर आप बिना पढ़े गए तो नहीं बनेगा,
इसको क्या कंसेप्ट सीखना होगा। और इसका कंसेप्ट यह है कि हमें वर्णमाला, जो हमारी अल्फाबेट्स है, वर्णमाला के क्रमांक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि हम कब पढ़ेंगे, जैसे ही पेपर वाले सेशंस खत्म होते हैं हमारी लाइव क्लासें शुरू होगी, और उन क्लासों में दोस्तों हम जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और उन कंसेप्ट्स में हम आपको सिखाएंगे कि वर्णमाला का क्रम कितनी आसानी से और कितने जबरदस्त तरीके से याद किया जा सकता है। जब मैं आपको बताऊंगा कि L 12 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, बेटा ये सबको पता है, लेकिन उसको याद कैसे किया जाए, उसको क्या तरीके से याद रखा जाए कि अचानक सामने आते ही मेरे को दिमाग में आए कि S 19 पर आता है, यह हम आगे जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिएगा, यह आता है 16 पर, E 5 पर, N 14 पर, ठीक है बेटा, S 19 पर, C आपका 3 पर, ये 1 पर, L 12 पर, और बेटा ये 5 पर, ये 5 पर। अब देखो 16 को 7 कैसे लिखा, तो सर 16 को 7 लिखा 1 + 6 करके, अंकों का डिजिट सम कर दिया है, उसके क्रमांक का डिजिट सम कर दिया है। ये तो 5 पर आता है, 5 लिख दिया। सर N को 5 कैसे लिखा, तो 1 + 4 लिख करके 5 लिख दिया। डिजिट सम किया है, अंकों का योग किया है, ठीक है। आगे बढ़े तो बेटा काफी लोगों की दिक्कत होती है एस में, एस आता है 19 पर और आ जाता है 19 का योग 1 + 9 10, तो सर 10 नहीं लिखा, तो तब तक अंकों का योग किया गया है जब तक वो इकाई अंक में ना आ जाए या एक अंक में ना आ जाए। बेटा अब इसका 10 का फिर से अंकों का योग किया गया है 1 + 0, तो आपको 1 मिलेगा, तो आपको 1 मिलेगा। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट है कि नंबर लिखो और नंबर्स के, उन नंबर्स के जो एक इकाई अंक में है या यूनिट डिजिट में है उनको तो वो सेम नंबर दे दो, लेकिन जो आपके अक्षरों के क्रमांक 2 डिजिट या 3 डिजिट में जा रहे हैं उनको क्या करो, तब तक जोड़ो, उनके अंकों का योग तब तक करो जब तक कि वो इकाई अंक में ना आ जाए। तो ऐसा करते करते हमें S का कोड 1 मिलेगा, C का 3, A का 1, L का 12, 1 + 2 और E का 5। तो सर अब कैसे करें, तो अब अपना जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो लगा दो। 16, 5, 14, 3, 9 और 12। बेटा 16 के कई अंकों का योग किया, 7 आया, 5 आया, 1 और 4 जोड़ा 5 आया, 3 आया, 9 आया, 1 और 12 का 3 आया। बेटा कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन 75, 53, 93, 75, 53, 93? सर ऑप्शन नंबर ए हमें सत्य दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल धमाकेदार, शानदार और बेहतरीन तरीके से सत्य दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न कितना गजब है। ये प्रश्न बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कूट भाषा में किसी संदेश को गुप्त रूप से लिखना जो कि अन्य किसी को सामान्यतः तो समझ में नहीं आए, उसको पैटर्न को समझना पड़ेगा और फिर उस पैटर्न का आंसर हमें देना पड़ेगा। बेटा इसी प्रकार का प्रश्न आपके अगला भी है, ये देखो फिर से लिखा है पेन 755, लिखा है स्केल। बेटा स्केल को लिखा है आपका यहाँ पर जो 13135। इसमें बेटा बाकी सब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कंसेप्ट जाकर के फंस गया एस पर, क्योंकि एस का डिजिट सम एक बार करने से काम चलता नहीं है। अल्फाबेट में 1 और 9 10 हो जाते हैं, फिर 2 अंकों में संख्या आ जाती है, तो फिर से उसका डिजिट सम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंसेप्ट बनेगा। तो सर ये आता P 16 पर 1 + 6, ये तो 5 पर ही आता है, ये 14 पर आता है तो 1 + 4, ये 19 पर आता है तो बेटा 1 + 9, फिर आपका 10 का 1 + 0, तब जाकर के 1 बनता है। C तो आपका 3 पर ही आता है, A 1 पर, L 12 पर तो 1 + 2, और बेटा E आपका अल्फाबेट में 5 नंबर पर आता है। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात बोल दूं, आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है वो स्वर व्यंजन का बड़ा ही शानदार कंसेप्ट चल रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हमें इरेजर का बताना है बेटा, इरेजर। अब आप देखिएगा अल्फाबेट के नंबर याद होंगे, वो साथ ही यहाँ पर लिखेगा 5, यहाँ पर 18, यहाँ पर 1, यहाँ पर 19, यहाँ पर 5, यहाँ पर 18, और फटाक से आंसर करेगा 5 9, डिजिट सम किया 1, यहाँ पर 10 आया, फिर डिजिट सम किया 1, फिर 5 और फिर 9। कहीं कंसेप्ट में ऐसा दिख रहा है 59 11 59 कि सर बिल्कुल आपके जो ऑप्शन नंबर 1 है
उसी में हमें क्या दिख रहा है, 59, 11, 59 दिख रहा है बेटा। तो बढ़े और आगे की तरफ और देखें क्या शानदार प्रश्न हमसे पूछा है। ये लो भाई, आ गई क्या लुप्त संख्या, ढूंढना है आपको क्या लुप्त हो गया है, कोई नंबर खो गया है, उस नंबर को आपको ढूंढना होगा भाई। इस ग्रुप में से कोई नंबर खो गया है, वो नंबर आपको ढूंढना होगा। यहां पर लिखा है 1, यहां पर लिखा है 64, यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां पर 484 लिखा है बेटा, यहां पर 841 लिखा है और यहां पर 1296 लिखा है। बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है इसके अंदर कि सर उन साथियों को यह प्रश्न बड़ी ही आसानी से हो जाएगा जिसने सर बार बार बोलते हैं 1 से 40 तक स्क्वायर याद कर लो। सर कभी आप ये भी बोलते हो 1 से 25 तक क्यूब याद कर लो। जिस साथी ने वो काम कर रखा होगा उसके लिए ये प्रश्न बिल्कुल हलवा होगा, बिल्कुल हलवा होगा, क्योंकि उसको देखते ही समझ में आएगा 64, 484, 841 और 1296 सारे के सारे किसी ना किसी नंबर पे परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं किसके है। तो ये देखिएगा, ये जो 1 है 1 का स्क्वायर है भाई, ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है बेटा। अगर बात की जाए 484 की तो ये बेटा 22 का स्क्वायर होता है 484। साथ ही बात करें 841 की तो ये 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है साथी, इसी तरह से बात की जाए 1296 की तो ये 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब यहां से एक कंसेप्ट मिलेगा और वो कंसेप्ट हमें ढूंढ लिया, उसका यहां पर मामला सेट है भाई। प्रश्न बिल्कुल उसका सही होगा। सर 1 से 8, देखो 1 का आया 8 का आया। अगला साथी हमसे पूछा है स्क्वायर, और फिर यहां पर 22 का, और फिर यहां पर 29 का, और फिर यहां पर 36 का। तो यहां से यहां क्या हो रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है। सर वैसा का वैसा ही यहां से यहां 7 बढ़ा, यहां से यहां भी 7 बढ़ा, तो साथ ही 8 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 15। 8 + 7 कितना आएगा, 15, और 15 का अगर हम वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा 225, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है और यही हमारा सत्य आंसर हो जाएगा। बताओ मजेदार शानदार प्रश्न था या नहीं, क्योंकि लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर भी एक शानदार कंसेप्ट है और ये प्रश्न करने के लिए आपको गणित का भी ठीक ठाक नॉलेज जरूरी है बेटा। वर्ग, क्यूब, पहाड़े, प्लस माइनस, बोर्ड मास रूल, ये सब थोड़े से अच्छे से आएंगे, वो साथी इस प्रश्न को भी आराम से बना पाएगा। ये लो भाई, अब बोला है 4:15 पर घड़ी की 2 सुइयों का बीच का कोण क्या ज्ञात करना है बेटा, कोण ज्ञात करना है। कोई भी समय देकर के हमें पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि घड़ी की 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल बेटा आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा, एक कंसेप्ट तो यह है कि सर हमारी घड़ी देखी जाए, थोड़ा सा हल्का सा एक बार घड़ी का हम चित्र ले लेते हैं। ये लो, आपके 4:15, तो सर ये मिनट वाला सुइया, और यहां पर 4 और यहां पर 5, तो यहां पर कहीं घंटे वाला सुइया होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है भाई। अब इसको अगर ऐसे जाएंगे तो बड़ी समस्याएं होने वाली है, लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मूले के माध्यम से जाऊं तो थीटा, कोण को क्या बोलते हैं हम, थीटा बोलते हैं बेटा। कोण बराबर फॉर्मूला है 11m - 60h और बट्टा में 2। m का मतलब होगा साथी, m का मतलब होगा मिनट, m का मतलब होगा मिनट, और साथी h का मतलब होगा घंटे, h का मतलब होगा हावर्स। क्या होगा साथी, हावर्स। जैसा कि इसमें बोला 4:15, तो h क्या है साथी, 4 है, और m क्या है, 15 है। मिनट कितने हुए, 15, और घंटे कितने हुए साथी, 4। और इसके आगे लगा होता है मोड। ये मोड ये बोलता है कि कोण की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं आती, कोण हमेशा धनात्मक मापा जाता है। वैसे आंसर इधर से भी आ सकता है, लेकिन हमें धनात्मक वैल्यू लेनी है बेटा। तो यहां पर 11 × 15
माइनस 60 गुणा आपका 4 बट्टा में लगाना है 2। सर 11 गुणा 15 किया जाए, अगर हम 11 गुणा 15 करें तो आपका मिलेगा, सर 11 को अगर किसी संख्या से गुणा करना हो तो उस संख्या के दोनों अंकों को दूर दूर लिखो और उनके बीच में दोनों को जोड़ करके लिख दो। ये लिख दिया भाई 165 माइनस 240 240। अगर 60 को करेंगे किससे गुणा, 4 से, तो कितना मिलेगा साथी कि सर 240 मिल जाएगा। तो अब आपका 165 में से अगर मैं 240 हटाऊं तो सर माइनस का आएगा, और मॉडुलस इसके लिए है कि माइनस को क्या बना दे, प्लस बना दे। तो बचेगा कितना सर, 35 इधर से बचेगा और 40 वहां से बचेगा। तो आप बोल देंगे सर 75/2। साथ ही 75/2 माइनस है तो मोड यही काम करेगा कि माइनस को भी प्लस बना देगा, और 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5 डिग्री आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना शानदार कंसेप्ट है। और अगर बेटा घड़ी का प्रश्न बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इस छोटे से फॉर्मूले को याद रख लेना है और इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। बिल्कुल हलवा प्रश्न लगेगा फिर आपको घड़ी का। ये लीजिए भाई, ये आ गई है हमारी कौन, आपके प्रश्न किसका आ चुका है, प्रश्न आ चुका है बेटा रक्त संबंध का। किसका आ चुका है बेटा, रक्त संबंध का प्रश्न आपके आ चुका है। यदि कमल कहता है खुशबू की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ये किसका प्रश्न है साथी, रक्त संबंध का, जिसको हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं और छपता है, हर बार छपा है, अगली बार भी ऐसा प्रश्न छपेगा, और 1 नहीं 2 नहीं 3 भी छप सकते हैं। तो यहीं से हमें इसको जरूरी है सीखना। यहां पर 2 व्यक्ति है, एक है कमल और एक है खुशबू। कमल कहता है, एक है कमल, कमल वक्ता है और परिचय किसका करवा रहा है, खुशबू का। बेटा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले पता करना स्पीकर कौन है, और इंट्रो, फोटो या फिर आपका परिचय, परिचय बोल सकते हैं, या किसी का फोटो दिखा सकता है, या किसी की तरफ इशारा कर सकता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स कर सकता है। तो बेटा कमल यहां पर क्या बोल रहा है, कमल कहता है, तो कमल खुद के बारे में कहेगा तो मेरा मेरी वर्ड यूज करेगा, और किसी और के बारे में बताएगा तो उसका उसकी यह वह शब्द प्रयोग करेगा। उसने बोला खुशबू की माँ, बेटा खुशबू की माँ तो मैंने माइनस से दर्शाया है, नाम हमें पता नहीं है, खुशबू की माँ, बात खत्म। मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इसकी इकलौती पुत्री कौन होगी भाई, मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन होगी, मेरी बहन, तो वो होगी कमल की बहन। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो कमल का खुशबू से क्या संबंध है, तो बेटा ये वाली महिला और ये वाली महिला क्या है, एक ही है। तो चित्र कंप्लीट करो और खुशबू को यहां ले आओ, खुशबू को यहां ले आओ, चित्र आपके सामने है और आंसर बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो कमल खुशबू से किस प्रकार संबंधित है, ये कौन है, खुशबू की माता, और ये माता का भाई, माता का भाई होता है मामा, इंग्लिश में बोला जाए तो मैटरनल अंकल। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बेटा, मैटरनल अंकल। लो भाई अगला एक और शानदार प्रश्न, आयु, एज से संबंधित प्रश्न आता है, आपका बढ़िया प्रश्न आता है भाई। आयु गणना, बोला है एल की आयु ए की आयु से 4 गुना है। भाई एक मान लो, मैंने मान ली ए की आयु x है तो एल की आयु 4x है। यह बेटा बात कर रहा है वर्तमान की। अब बोला आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो बेटा एल की आयु हो जाएगी 4x + 4 और ए की आयु हो जाएगी बेटा x + 4। वो हो जाएगी भाई, उसका जो नया अनुपात होगा वो 3:1 होगा बेटा। लिखा है 4 वर्ष बाद एल की आयु ए की आयु का 3 गुना हो जाएगी। तो जब ए की आयु मान लो 1 हो तो एल की आयु 3 होगी। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ ये फॉर्मेट बनेगा 4x + 4 x + 4 और 3/1 ये अनुपात बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना, 4x + 4 बराबर 3x + 12। ठीक है साथी, x एक तरफ कर दो, 4x - 3x बराबर 12 - 4। तो सर साथी फाइनली वैल्यू आई है x बराबर 8।
अब जल्दबाजी नहीं करनी है। पूछा क्या है, ये बड़ा विशेष है। तो उसने पूछा उनकी वर्तमान आयु क्या होगी बेटा। तो देखो x की मतलब a की बात की जाए तो x, तो a की तो हो गई सर 8, l की बात की जाए तो 4x, तो 4 × 8, तो साथ ही ये मिलेगी हमें 32। तो आंसर हो जाएगा 32,8। l की आयु होगी 32 और a की आयु होगी 8 वर्ष। आयु बड़ा शानदार प्रश्न है। अगर हमने इस प्रश्न को बिल्कुल बेसिक के साथ बनाया, बीएसटीसी में समय है, बेसिक के साथ बनाइएगा। अगर हम एसएससी बैंक की बात करते तो इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते, लेकिन साथ ही अगर आप बीएसटीसी में हैं तो बिल्कुल मजेदार, शानदार और बेहतरीन तरीके से बेसिक कंसेप्ट्स का यूज कीजिए। यह प्रश्न है भाई आकृति श्रृंखला का। क्या पूछा गया है कि दी गई आकृतियों में अगली श्रृंखला में आकृति क्या आएगी। तो देखते हैं, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बेटा, यहाँ 2 प्लस है पहले और 1 प्लस यहाँ पर है। अगले में यहाँ देखते हैं तो ये 2 प्लस यहाँ आ जाते हैं और 1 प्लस यहाँ चला जाता है। फिर और अगली आकृति में देखें तो ये 2 प्लस यहाँ आ जाते हैं, 1 प्लस यहाँ चला जाता है और आगे क्वेश्चन मार्क लगा करके खाली बॉक्स है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर इसमें देखो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसी क्रम में वापस आगे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्रम ही आपका इंपॉर्टेंट है और जिस साथी ने ये क्रम से चित्र बना दिया उसका आंसर फाइनली आराम से मिल जाएगा। बाकी ये आंखों से देख करके भी बनाया जा सकता है कि सर यहाँ डबल प्लस होंगे और 1 प्लस यहाँ आ जाएगा, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है, यही हमारा सत्य आंसर हो जाएगा। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग से आकृति से प्रश्न आएगा भाई। ये लो साथी, आ गया है दर्पण, सर खींच मेरी फोटो। वो खींच मेरी फोटो वाला ही है ना बेटा, जिसमें हम अपनी सेल्फी लेते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब बेटा 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक तो जल में देखा जा सकता है और एक दर्पण में देखा जा सकता है। तो जब बात करते हैं दर्पण की, तो दर्पण में हमेशा लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, आपस में बदल जाते हैं, दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। लेकिन बात करें अगर आपके जल की, तो जल में बेटा टॉप बॉटम चेंज होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखने लग जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए हम जल के पास जाकर खड़े हो जाएं तो हमें लगेगा जो ये हमारा सर है ये पानी के अंदर की तरफ है, जबकि पैर जो है हमारे पास की तरफ आए हुए होते हैं। वैसे ही अगर बात करें हम अपने मिरर की, तो हम जब जाकर के मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारे जस्ट अपोजिट में एक व्यक्ति हमें हमारे जैसे की जैसी शक्ल का दिखाई देता है और उसमें हमें लेफ्ट और राइट आपस में चेंज दिखाई देते हैं। तो यही पूछा है कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। समय क्या दे रखा है बेटा? समय दे रखा है आपका 1:30। ठीक है, अगर बेटा दर्पण प्रतिबिंब देखना हो, यहां पर लिखना समय, यहां पर लिखना समय बोले तो t। अगर उसका दर्पण प्रतिबिंब देखना हो 23:60 में से माइनस कर देना t को। क्या देखना हो? दर्पण किसी भी घड़ी का। और साथ ही अगर जल प्रतिबिंब देखना हो तो माइनस कर देना 17:45 में से। कुछ बुक्स में अलग अलग लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है, 11:60 बोलो या 23:60 बोलो बेटा, बात एक ही है। लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है तो उसके लिए मैं परमानेंटली याद करवाता हूं कि आप 23:60 में घटाइए ताकि दिक्कत ना हो, और आंसर हमारा 12 घंटे की घड़ी के अनुसार कीजिए। देखो अगर मैं 23:60 में से माइनस कर दूं किसको? 1:30 को, तो सर यहां पर बचेगा 22:30। बेटा हमारी घड़ी में 22:30 नहीं बचते, ये रेलवे की घड़ी का समय है। तो हम आंसर कर देंगे सर 12 घंटे के बाद 12 से 22 तो 10:30, 12 से 22 तो हम इसको 10:30 भी बोल सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सोच लीजिए अगर इसी का हमें जल प्रतिबिंब पूछ लेता तो यहां से माइनस कर देते 1:30 में से। ठीक है, तो यहां 15 बचता साथी, यहां पर 16 बचता और 16 को हम बोलते 4:15। तो जल में तो बजेगा 1:30 का 10:30 और पानी में उसका दिखाई देगा हमें 4:15। तो बेटा ऐसे कुछ सिस्टम है जल और दर्पण में। आगे बात कीजिएगा
300 गुणचित्र पृष्ठ वाली एक पुस्तक। बेटा आप सबने बुक खरीदी होगी और बुक में नंबर अंकित होते होंगे, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, इस प्रकार से हमारे पास ये जो बुक है वो 300 गुणचित्र पेज की है। बेटा कितने पेज की? 369 की। तो सर कुल अंकों की संख्या पूछी है, तो सर 1 से लेकर के 9 तक बात करें तो प्रत्येक में कितना अंक होता है? 1 होता है। और बेटा बात करें अगर 10 से लेकर 99 तक तो आपके 90 संख्याएं होती है और उसमें अंक कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा। और अगर आगे बात करूं बेटा मैं तो आपके आएगी 270। कितनी आएगी भाई? यहां से आप देखिएगा बचा कितना कि सर 100 पेज चले गए, 100 पेज चले गए। अब आपका बचा है तो 200 गुणचित्र। 200 गुणचित्र में कितने आएंगे कि सर आएंगे 3 अंक। जैसे आपका 100 से लेकर के 300 गुणचित्र तक 200 गुणचित्र संख्याएं होगी और उसमें प्रत्येक में 3 अंक होंगे। तो 200 गुणचित्र इंटू 3, साथ ही यहां से बनेगा 9, यहां से बनेगा 90 और यहां से जो बनेगा वो बनेगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27। बेटा यहां 270 आना चाहिए ना, अपन ने गलत लिखा है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले, है ना। यहाँ 100 से लेकर 300 गुणचित्र तक कितनी संख्याएं होगी कि सर ये होगी आपके 270 संख्याएं। तो 3 इंटू 270 आपका आ जाएगा कितना कि सर 810। कितना आ जाएगा भाई? 810। तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो मेरे पास मिलेगा 999। कितना मिल जाएगा भाई? 999। कितना मिल जाएगा? 27 तिया 81 और यहां पर 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 बेटा 180। 180 और 810 कितने हो गए? 180 प्लस 810 हो गए 990। और अगर उसमें मैं 9 जोड़ूंगा तो हमारे पेजों की संख्या होगी, वो आपके अंकों की संख्या उन पेजों पर अंकित है, वो हो जाएगी 999। टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी? 300 गुणचित्र पेज तक अगर हम 1 से लेकर अंकों की शुरुआत करें तो 300 गुणचित्र तक संख्याओं में जो आपके अंक होंगे वो 999 होंगे भाई। ये लो भाई, कमल को आधे से 78 को आधे से भाग देता है और 11 जोड़ देता है, अंत में उसे क्या संख्या प्राप्त होगी? ये भी जबरदस्त प्रश्न है बेटा। 78 को आधे से भाग देता है, 78 को क्या करता है? भाग देता है आधे से, आधा बोले तो 1/2, और उसमें क्या जोड़ देता है? 11 जोड़ देता है। अब समझना साथी, अगर 78 भाग का चिन्ह हो, उसे हटाना हो तो भिन्न उल्टी हो जाती है, उसके अगली भिन्न उल्टी हो जाती है, तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा। हमने भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया और इसमें 11 जोड़ दो भाई, ये हो जाएगा 156 प्लस 11, आपका 167 आंसर आ जाएगा। साथी कितना जबरदस्त शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बहुत सारे लोग ये करेंगे कि 78 को 2 से भाग देंगे और उसमें 11 जोड़ेंगे, 78 को 2 से भाग देंगे और उसमें 11 जोड़ करके भी आंसर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसने बोला 78 का आधा नहीं करना है, इसने बोला 78 को आधे से भाग करना है। तो कंसेप्ट समझिएगा और सोच समझकर आंसर करिएगा। 167 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये लो भाई, एक घर में दादी है, लो भाई एक घर में क्या है? दादी जी है, फिर पिताजी है और माताजी है, ठीक है। उसके बाद 3 पुत्र है, 3 पुत्र है, इनके ही देखो ये दादी जी थे, इनके ये मान लो आपकी संतान है, पिता और माता मतलब बहू है इनकी। अब इनके वापस कितने हैं भाई? 3 पुत्र है। कितने पुत्र है? 3 पुत्र है, ठीक है। 1 2 3, ये 3 पुत्र बना दिए। इन तीनों पुत्रों की शादी हुई है, पत्नियां आई है, घर में कौन आई है? इन तीनों पुत्रों की पत्नियां भी आ चुकी है। आगे बोला प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र है, प्रत्येक पुत्र के पुत्र कितने हैं भाई? 2 पुत्र है अलग अलग प्रत्येक पुत्र के, और एक क्या है? पुत्री है, एक क्या है? पुत्री है। तो ये तो पहले वाले के हुए। दूसरे वाले की बात करें तो फिर पुत्र हुआ, फिर पुत्र और फिर एक पुत्री, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहां पर भी पुत्र,
यहां पर भी पुत्र और साथ ही फिर पुत्री। ठीक है, यह आपके पूरा परिवार कंप्लीट हो गया है। अब हमसे पूछा है घर में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। घर में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो साथ ही एक तो रहे ये पिताश्री, ठीक है, उनके 3 पुत्र, तो 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए भाई। अभी तक 4 पुरुष तो हमें दिख रहे हैं सर, 4 पुरुष दिख रहे हैं, तो फिर ये 5वां और ये 6ठा, ये पुत्र 7वां और ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इस परिवार में पुरुषों की सर संख्या हो जाएगी 10। संख्या हो जाएगी 10। आसानी से समझिएगा, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है, बिल्कुल लाजवाब प्रश्न था। यह आया है ओड वन आउट, निम्न में से असंगत ज्ञात कीजिए बेटा। तो देखो √2, √4, √9 और √16। सर बहुत आसान है ये कंसेप्ट, हमने बिल्कुल कि सर ये तीनों तो क्या है, √4, √9, ये आपके पूर्ण वर्गमूल है। क्या है भाई, पूर्ण वर्गमूल है। इन संख्याओं का वर्गमूल किया जा सकता है। 4 2 का है, इसका वैल्यू क्या आएगा 2, इसका वैल्यू क्या आएगा 3 और साथ ही इसका वैल्यू क्या आएगा 4। लेकिन ये √2 कंप्लीटली किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही तो हमारा भिन्न है, यही तो हमारा अलग है। साथ ही ये ओड वन आउट में आपको ये करना होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक गलत कौन सा है, एक भिन्न कौन सा है, ये ढूंढ के बताना होता है। ये लो भाई दोस्तों, ये भी जबरदस्त प्रश्न है। तो इसमें ये लिखा है, सीरीज है आपके अल्फाबेट की ADGJ MP, और अगला बताना है, साथ ही अगला बताना है। तो कितने लोग इसको मात्र 3 से 4 सेकेंड में करेंगे, वो लिखेंगे नंबर 7 10 13 16। सर नंबर से पता चल रहा है 3 बड़ा 3 बड़ा 3 बड़ा, सर 3 बड़ा 3 बड़ा। तो हम आगे देखो, अगला होगा भाई 19 और 22। तो सर 19 पर आता है S और 22 पर आता है V, ऑप्शन नंबर सेकंड SV। इसको कितना आसानी से बना सकते हो, जब अल्फाबेट का क्रमांक याद है तो मात्र ये प्रश्न 20 सेकंड से 15 सेकंड के बीच हो जाएगा। और जिस साथी को याद नहीं उसको समय लगेगा, ABCD पूरी गिननी पड़ेगी। जिस प्रकार घड़ी समय को दर्शाती है भाई, यह है एनालॉजी का प्रश्न। कौन सी लॉजी कि सर एनालॉजी। एनालॉजी, घड़ी क्या करती है, समय दर्शाती है। घड़ी एक काम करती है समय दर्शाने का। उसी प्रकार वाहन क्या करते हैं सर, वाहन एक काम करते हैं, हमें यात्रा करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई, ऑप्शन के अनुसार वाहन हमें क्या करवाते हैं, यात्रा करवाते हैं। घड़ी हमें समय दर्शाती है, तो साथ ही वाहन हमारा किस काम आते हैं कि सर वाहन में हम यात्रा करते हैं, जीमने जाते हैं। आस पास में कोई शादी ब्याह का काजू कतली वाला, रसगुल्ले गुलाब जामुन वाला माहौल हो, तो हम अपनी कार में बैठकर, अपनी बाइक में बैठकर या अपने वाहन पर बैठकर यात्रा करते हैं और जीमने जाते हैं सर। चलिए, और घड़ी के समय का भी ध्यान रखते हैं, ऐसे नहीं कि हम जाएं और जीवन खत्म हो जाए बेटा। तो समय पर पहुंचना भी जीवन में सबसे जरूरी बात होती है। ये लो, यदि 10 मई 1985 को शुक्रवार है बेटा, 10 मई 1985 को क्या बोला है, शुक्रवार है। क्या है भाई, शुक्रवार है। अब साथी अपने को पहुंचना है 13 दिसंबर 1985। इसको बोलते हैं सेम ईयर कंसेप्ट। सेम ईयर बोले क्योंकि इसमें देखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तारीखों का अंतर है, कुछ महीनों का अंतर है, लेकिन इनका वर्ष समान है, तो हम बड़ी ही आसानी से इसको निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट यूज करना है कि सर मई के 10 दिन तो बीत चुके हैं, तो बचे कितने कि सर मई होता है 30 दिन का, बचे 20। मई होता है 31 दिन का, तो बचे 21 बेटा। अब अगला क्या है सर, अगला आपका है साथ ही मई के बाद जून 30 का, साथ ही जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, साथ ही उसके बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, और साथ ही नवंबर फिर 30 का, और साथ ही बचे हैं 13 दिन आगे जाना है दिसंबर के, क्योंकि दिसंबर को हम कंप्लीट नहीं लेंगे भाई। ये है मई के, ये जून के, ये जुलाई के, ये आपके अगस्त के, साथ ही ये आपके
सितंबर के, ये अक्टूबर के, ये नवंबर के और ये दिसंबर के दिन है। कुछ साथी इसको जोड़ करके भी कर सकते हैं और कुछ साथी इसको विषम दिनों से भी कर सकते हैं। भाई देखो, यहां से तो हमें कुछ बचेगा नहीं, यहां से हमें कुछ बचेगा नहीं। कैसे कि सर 7 दिनों के बाद वार रिपीट होने लग जाता है, तो हमें जोड़ करके फिर भाग दे करके शेषफल ही तो निकालना है। और यहां शेषफल 21 में 0 आ रहा है, 30 में 2 आ रहा है बेटा, 31 में 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, यहां फिर से 3 आ रहा है, यहां फिर से 2 आ रहा है और 13 में बेटा शेषफल 1 आ रहा है। सीधा मैं शेषफल की बात करता हूं, सीधा शेषफल को जोड़िए, 2 और 2 4 और 3 फिर से 7 हो गया बेटा, 3 और 3 और 1 फिर से कितना हो गया, 3 और 3 कितने हो गए भाई आपके, 3 और 3 साथ ही यहां पर 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। मैंने कहीं कुछ छोड़ दिया है क्या, जल्दी से देखो भाई। 10 मई से तो 21 दिन बचे, बिल्कुल सर 30 दिन बचे, 31 दिन बचे, बिल्कुल 31 दिन बचे भाई। 31 सितंबर अक्टूबर के, फिर नवंबर के और फिर दिसंबर के। भाई कुछ भी शेषफल बचना चाहिए या नहीं, तो वो तो देखा जाएगा। सर ये बचा है हमारा 2, अगर हम शुक्रवार से 2 दिन आगे चले जाएं तो शुक्र के बाद शनि रवि आना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे पॉसिबल है क्या, तो देख लेते हैं कि डेज जोड़ लो भाई। 21 और 30 यहां से बचे हुए हैं, 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 आपका प्लस 30 प्लस बेटा 31 प्लस 30 और प्लस के 13, टोटल दिनों की संख्या निकाल लो भाई, टोटल दिनों की संख्या निकाल लो, ऐड कर दो सारों को। तो साथी कैसे राउंड ऑफ में ऐड करते हैं, 30 सबको एक बार पहले 30 30 के फॉर्म में ऐड कर लो, 30 30 60 30 90 30 120 और 150 और 180, 180 और 20 साथी हो गए 200 आपके। अब देखो ऊपर वालों को जोड़ लो भाई, 200 के बाद 1 2 3 4, 204 और 13 साथी हो रहे हैं 217। अगर मैं 217 में भाग दूं तो पूरा पूरा जाएगा और शेषफल साथी 0 आएगा। आंसर हमारा शुक्रवार आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा भाई, शुक्रवार आएगा। और ये भी सारे के सारे कट रहे हैं भाई, ये भी सारे के सारे कटेंगे और आंसर फाइनली यहां पर भी शेषफल 0 आएगा। और देखिएगा इसको वापस एक बार क्लियर कर लीजिए, सारे मंथ्स हमने लिए हैं क्या, मई लिया है, जून लिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सर यहां से तो हमारा कोई शेषफल नहीं आया, किससे, मई से। कितने दिन है सर मई के दिन है हमारे पास 21, ठीक है। उसके बाद यहां से 2 शेषफल आया, यहां से 3 आया सर, यहां से 3 आया, फिर यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, यहां से 2 आया और साथ ही आपका यहां से 1 आया, यहां से 1 आया, 6 आया सॉरी, अगर 13 में भाग देंगे तो 6 आया, बिल्कुल कटेगा। देखो हमने पिछली बार 1 लिख दिया था, तो ये कट गए आपके 2 2 4 और 3 7, इसी प्रकार आपके 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, पूरा का पूरा 0 शेषफल आ रहा, आंसर आपका शुक्रवार आएगा। दोनों कंसेप्ट से आप कर सकते हो। ये है भाई समानता का। समानता का बोले तो बेटा आपको जिस प्रकार दवाई और बीमारी में जो समानता दिखती है, उसी प्रकार पुस्तक की किसमें समानता है, तो ये लिखा दवाई और बीमारी। ये भी प्रश्न बड़े अच्छे आते हैं, लॉजिकल आते हैं, इसमें आपका कभी जीके यूज होता है तो कभी साइंस यूज होता है, तो ये आपकी मानसिक तर्क शक्ति की बड़ी अच्छे से जांच करता है। सर दवाई क्या करती है, बीमारी को ठीक करती है, उसी प्रकार पुस्तक क्या, ज्ञान तो देती है पुस्तक, लेकिन ठीक थोड़ी करती है ज्ञान को। अध्यापक को पुस्तक थोड़ी ठीक करती है, पुस्तक लेखक को थोड़ी ठीक करती है, बिल्कुल सर पुस्तक अज्ञानता को ठीक करती है। तो आंसर आएगा पुस्तक हमें क्या करती है, अज्ञानता से। दवाई हमें बीमारी से दूर ले जाती है, उसी प्रकार ठीक करती है, उसी प्रकार जो है आपकी पुस्तक है वो हमें अज्ञानता से दूर ले जाएगी या फिर उसको ठीक करेगी। इस प्रकार से समानता ढूंढते हुए हमें आंसर करना होगा भाई। ये लो
सबसे अलग कौन है भाई? इनमें से सबसे अलग कौन है, भिन्न कौन है? साहब भगत सिंह जी, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे भाई? स्वतंत्रता सेनानी। क्या थे भाई? स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन साहब, या फिर आजादी के नेता बोल सकते हैं, आजादी के नेता, इनमें कोई ना कोई तो एक समानता है। लेकिन जो सचिन तेंदुलकर साहब, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर साहब, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर साहब, ये क्या है भाई? क्रिकेटर है। इनका नेता से, इनकी स्वतंत्रता आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये चारों लोगों में से भिन्न है भाई। ये लो, एक्स आ गया। कौन आ गया सर? एक्स आ गया। निम्न श्रृंखला में एक्स चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? 9, 11, 14, 18, एक्स, 29 और 36। बिल्कुल साथी, देखते हैं इसको कितने लोग आराम से बना पाते हैं। तो सर कितना आसान है, 2 बढ़ाया। कितना आसान है कि यहाँ पर 11 से 14 3 जोड़ा, यहाँ पर 4 जोड़ा, तो सर आगे 5 जोड़ा होगा, उसके आगे 6 जोड़ा होगा और उसके आगे 7 जोड़ा होगा। जब भी श्रृंखला आए तो श्रृंखला को बनाने के कुछ कंसेप्ट है कि सर सबसे पहले ये चेक करो श्रृंखला दौड़ रही है या चल रही है। चल रही है तब आप प्लस माइनस ट्राई करेंगे, और श्रृंखला भाग रही है तब गुणा भाग ट्राई करेंगे। और अगर वर्गों के आसपास की कोई वैल्यू है, वर्ग के घन के आसपास की, ये जब हम बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम चर्चाएं करेंगे टॉपिक वाइज दोस्तों, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। पेन और नोटबुक लेकर के बैठिएगा। जब भी आप इस ऑनलाइन सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्लास में बैठे तो बिल्कुल मजा आने वाला है। और सर 18 में 5 जोड़ते ही आपका 23 आने वाला है, और यही हमारा साथी आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सत्य हो जाएगा। ये लो भाई, इस श्रृंखला का अगला अंक 0, 7, 26, 63 और उसका अगला ज्ञात करना है साथी। तो बिल्कुल सर यहां से यहां 7 जोड़ा, सर यहां से यहां 19 जोड़ा, सर यहां से यहां देखा जाए तो आपका 26 में 26 जोड़ा तो 52, 52 में आपका 26 में 9 जोड़ना पड़ेगा। 26 में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? 9 जोड़ना पड़ेगा। तो आपका 11, 26 और 11 क्या? 37, और उसका अगला हमें बताना है। तो इस प्रश्न को बनाना है तो फिर भाई अंतर से तो काम बैठा नहीं, तो मैंने निकाला अंतर का अंतर, तो मेरे को मिला 12 और 18। जैसे ही मेरे को 12, 18 दिखा, मेरे को हल्का सा हिंट दिख गया सर 12, 18, तो इसका नेक्स्ट तो आना चाहिए 24। और अगर मैं 24 में 37 जोड़ दूं, अगर मैं 24 में 37 जोड़ दूं तो 30 और 20 आपका 50, 7 और 4 11 हो जाएगा 61। तो अगला क्या होगा? 61। और 63 में प्लस कर दूं बेटा अगर 61, तो आंसर आ जाएगा 124। 124। श्रृंखला भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अल्फाबेट श्रृंखला आती है, आपके अब्बा सीरीज आती है, और आपके संख्या श्रृंखला आती है। इस प्रकार 4 तरह से 5 तरह से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये लो भाई, निश्चित भाषा में रोड को 40 लिख दिया बेटा। उसी प्रकार हियर को क्या लिख दिया है? 34 लिख दिया है। तो आपको बताना है पोयम को क्या लिखा जाएगा। यह है कूट भाषा, इसको बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज, और कोड का भी प्रश्न बड़े शानदार आते हैं। ये लो भाई, सर नंबर याद आए, 18 पर आता है राजा, 18 का हुआ, ओ 15 पर आया, डी 4 पर आया। अगर मैं 18 प्लस 15 प्लस 1 प्लस इन सबको जोड़ूं तो ये मिला मेरे को 38। बेटा 38 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो मेरे को मिल जाएगा 40। कंसेप्ट समझ में आया सर? चेक करना पड़ेगा। 8 पर आया, 5 पर आया, 1 पर आया, 18 पर आया, सबको जोड़ा भाई। 8, 5 13, 13 1 14, 14 और 18 32। ये सर 32 आया। 32 में मैंने 2 जोड़ा, 34 मिल गया सर। तो ये 16 पर, ये 15 पर, ये 5 पर, ये 13 पर। सर 16 और 15 कितने हो गए? 31, 5 36 और 13 49 हो रहे हैं साथी। 49 ऑप्शन में भी मिल सकता है, 49 ऑप्शन में भी मिल सकता है भाई। क्या 49 ही है क्या भाई? 16 और 15, 31, 5 36 और 13। बेटा आंसर इसका आपके यहाँ पर
जो है यहाँ 51 लिख लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट तो यही बोल रहा है। 51 आएगा आंसर। क्या आएगा भाई? 51 आएगा। 57 को 51 कर लीजिए। ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, मानवीय मिस्टेक्स हो गई है बेटा, है ना। बड़ा आसान प्रश्न था कि नंबर लिखो सारों के, फिर उनको ऐड कर दो और फिर फाइनली जो मिले वही अपना आंसर है भाई। 16 और 15 31, 5 36, 13 49 और 2 51। चलिए एम पी का बेटा है साहब। एम क्या है? पी का बेटा है सर। एम क्या है? पी का बेटा है सर। एम पी के बेटा श्री जी है। आगे बोला क्यू पोती है ओ की, जो पति है पी की। क्यू पोती है ओ की, जो वर्ड आता है बेटा सेकंड पर्सन के लिए, जो पति है पी का, तो पी की शादी किससे कराओ? ओ से। ओ पति होगा तो पी क्या होगी? पत्नी होगी। और क्यू पोती है तो बेटा एम की कोई बेटी बना दो ताकि ओ की पोती भी बन जाए, ओ की पोती भी बन जाए। चित्र हमारा कंप्लीट हुआ। चित्र हमारा कंप्लीट हुआ। उसने बोला एम का ओ से क्या संबंध है, तो बेटा एम ओ की ये कौन? पत्नी। पत्नी का बेटा बोले तो खुद का भी क्या ही होगा? पुत्र ही होगा सर, बेटा ही होगा। ऑप्शन ए ही होगा। अब देखिएगा रक्त संबंध के प्रश्न 2-3 आए हैं, तो इनको ये बात ध्यान रख के बनाना होगा कि सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसका संबंध किससे पूछा गया है। दूसरा जेंडर का ध्यान रखना होगा। तीसरा जनरेशन का ध्यान रखना होगा। और हम इस चैप्टर को, रक्त संबंध को पढ़ेंगे नहीं बेटा, पढ़ेंगे नहीं, एक माहौल में, एक पारिवारिक माहौल में बनाएंगे इसको, सीखेंगे। पढ़ना और सीखने में बड़ा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। हम ऐसा सीखेंगे कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए फिर तो बाहर जा ही नहीं सकता अपने पढ़े हुए से। 15 12 इसको लिखा है बेटा 90, 16 13 इसको लिखा है 104, 12 18 इसको क्या लिखा जाएगा? बड़ा आसान कंसेप्ट है, तो समझिएगा। अगर मैं 15 गुणा 12 करूं तो सर 180 मिलता है, और उसको अगर मैं 2 से भाग करूं तो 90 मिलता है। सर 16 गुणा 13 करूं तो बेटा गुणा करने में परेशानी हो रही है, तो सीधा ही 16 गुणा 13 करके भाग लगा दो 2 का, ये कट गया 8 बार, 13 8 104 होता है सर, 104 होता है। तो इसी प्रकार 12 गुणा 18 भाग 2, तो इसको काट दो 9 बार, 12 इंटू 9 बेटा 108 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सत्य हो जाएगा। ये लो भाई, लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर का प्रश्न भी ऐसे छपेगा तो सर हम उसको कुछ ही सेकेंडों में उड़ा देंगे। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हम सीखेंगे इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये लो भाई, ये आया है तो प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा हो। प्लस का अर्थ क्या हो भाई? गुणा हो। और माइनस का अर्थ क्या हो? माइनस का अर्थ प्लस हो। गुणा का अर्थ बेटा भाग हो, और भाग का अर्थ माइनस हो। ये बोल रहा है। ये इसको बोलते हैं गणितीय संक्रिया। इस चैप्टर को हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? गणितीय संक्रिया। हमें क्या करना होगा? इसके चिन्हों को परिवर्तित करना होगा। 4 + 5 -12 गुणा 3 भाग 2। ये कुछ ऐसा प्रश्न है भाई, ये कुछ ऐसा प्रश्न है। यहां पर क्या कर लीजिए? माइनस लगा लीजिए, और यहां पर ये भाग का चिन्ह है भाई। देखो ये भाग का चिन्ह है भाई, ठीक है। अब देखिएगा साथी, अब हमें इन चिन्हों को परिवर्तित करना होगा, और परिवर्तित करके हमें क्या लाना होगा? जो बोला गया है। प्लस को क्या बोल रहा है? गुणा, तो 4 गुणा 5। माइनस को क्या बोल रहा है? प्लस, तो 12। गुणा को क्या बोल रहा है? भाग, तो 4 भाग 3। और भाग को क्या बोल रहा है भाई? भाग को क्या बोल रहा है? माइनस। भाग को क्या बोल रहा है? माइनस। तो 4 गुणा 5 हो गए 20 बेटा, और ये कट गया इससे कितनी बार? 4 बार। माइनस कर दिया 2, तो 20 + 4 24, 24 - 2, आंसर फाइनली हमें मिलेगा 22। आंसर फाइनली हमें जो मिलेगा 22 मिल जाएगा भाई। आंसर फाइनली क्या मिल जाएगा? 22 या 22 मिल जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो उसी के अनुसार उसके चिन्हों को परिवर्तित करें और फिर सोल्व करें भाई।
ये लो, जब दर्पण ए बी रखा हो, कुछ इस प्रकार का चित्र है आपके सामने, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ P लिखा है, यहाँ कुछ छोटा सा त्रिभुज बना है, यहाँ 9 लिखा है और यहाँ K लिखा है, और बोला है यहाँ पर दर्पण रखा है, इसकी दर्पण वाली फोटो खींच के बता दो। जब दर्पण पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। जो चीज दर्पण के पास दिखती है वो पास होती है, वो पास दिखेगी, जो दूर होगी वो दूर दिखेगी। चलिए, तो इसका वापस चित्र कैसा बनेगा? तो भाई इधर बन जाएगा P, इधर बन जाएगा K, ठीक है, ये त्रिभुज हो जाएगा यूं, ये 2 आपके दिखेंगे कुछ ऐसे, ये 9 आपका कुछ दिखेगा ऐसा। अब ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है कि सर ऐसा जो हमें है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। जब आपको इस पेपर को क्लियरली देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका शानदार तरीके से दिखेगा। दर्पण और जल प्रतिबिंब के प्रश्न छपे तो याद रखना दायां बायां और ऊपर नीचे। चलिए, ये आ गया भाई दिशा। क्या आ गया? दिशा आ गया कि सर दिशा के बारे में बता दो। तो सर दिशा के बारे में क्या बताएं भाई? दिशा बहुत आसान सा टॉपिक है अपने रीजनिंग में, तो दिशा बहुत आसान सा टॉपिक है अपने रीजनिंग में, तो बाकी दिशाओं की मेरे को पता नहीं है भाई। चलिए, बिंदु ए से निकलने के बाद राम 20 मीटर पूर्व की तरफ चलता है, ठीक है, फिर 20 मीटर उत्तर की तरफ, ये लो भाई, यहां से निकला 20 मीटर उत्तर की तरफ, उसके बाद 10 मीटर पूर्व की तरफ, ये लो साथी, उसके बाद फिर 20 मीटर उत्तर की तरफ। थोड़ा सा इसको और नीचे बनाया जाए तो चित्र सुंदर लगेगा। लो भाई, ये राम भाई साहब है, बिंदु ए से शुरू कर रहे हैं और पहले पूर्व की तरफ 20, फिर उत्तर की तरफ कितना 20, फिर वापस पूर्व की तरफ 10 और फिर उत्तर की तरफ कितना 20। अब इसने पूछा है कि अब राम बिंदु ए से कितना दूर है, तो ऐसी स्थितियों में हमेशा आपको सीधी दूरी बतानी पड़ती है, और सीधी दूरी बताने के लिए हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, और वो त्रिभुज ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें क्या बताएगा? सीधी दूरी बताएगा भाई। देखो, ये 20 है तो इसके सामने भी 20 होगी, ये 10 है तो इसके सामने भी 10 होगी। बेटा 20 + 10 इधर वाली हो गई है 30, और इधर 20 + 20 हो गई है 40। तो सर अगर बात करें, यह है आधार और यह है बेटा लंब, ठीक है। हमें पूछा है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस बोलता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या बोलता है? पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार है सर 30, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। तो सर कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर आ गया √2500, √2500, जो कि आंसर आएगा 50, आंसर आएगा 50। ऑप्शन सेकंड आपका सत्य हो जाएगा भाई। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो एग्जामिनर ने मेंशन किया हो और उससे फिर प्रश्न नहीं पूछा हो, सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण रहे हैं भाई। निम्न में से असंगत ज्ञात कीजिए, 29, 33, 43 और बेटा 53, इनमें से असंगत कौन सा है? तो बेटा बहुत आसान सा कंसेप्ट है, भाज्य अभाज्य संख्या। देखो 29 भी क्या है? अभाज्य है। अभाज्य वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी से भाजित ना हो। ये 33 आपका भाज्य है, ये 43 आपका अभाज्य है, 53 भी आपका अभाज्य है बेटा। ये पूरा कंसेप्ट यही बता रहा है कि इनमें से भिन्न ये है 33 एक क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न बड़ा शानदार है, कोडिंग लैंग्वेज है, लिखा है पुस्तक को घड़ी। पुस्तक को भाई क्या? पुस्तक को किसी कूट भाषा में घड़ी कहा जाए, घड़ी को क्या कहा जाए? बेग कहा जाए। साथ ही क्या कहा जाए? बेग। बेग को क्या कहा जाए? शब्दकोश कहा जाए। क्या कहा जाए? शब्दकोश कहा जाए। और शब्दकोश को क्या कहा जाए? शब्दकोश को क्या कहा जाए? तो साथ ही खिड़की कहा जाए। क्या कहा जाए? खिड़की कहा जाए। तो अब आपको बताना है कि सर पुस्तकें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। खिड़की से याद आया, सामने वाली खिड़की में एक चांद दीवाना रहता है, बहुत बढ़िया गाना है, बहुत प्यारे उसके भाई आपके संगीत सुनने में मजा आता है। उसने पूछा
पुस्तकें ले जाने के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे? साथ ही हम पुस्तकें ले जाने के लिए सामान्य शब्दों में कहे तो हम बैग का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस कूट भाषा में बेटा बैग को क्या कहा जा रहा है? शब्दकोश कहा जा रहा है। तो सर आज से पुस्तकें हम इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे भाई? हम पुस्तकें शब्दकोश में ले जाकर, शब्दकोश में डालकर ले जाएंगे स्कूल। तो आंसर आएगा शब्दकोश। चलिए साथियों बढ़ते हैं 39 पर। श्रमिक का संबंध वेतन से है बेटा। श्रमिक काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा बेटा। और उद्यमी, उद्यमी बोले तो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को क्या होगी? बिक्री होगी, वेतन मिलेगा या बोनस? बोनस भी श्रमिक को ही मिलता है बेटा। उद्यमी को तो सीधा क्या होता है? लाभ होता है। जिस प्रकार श्रमिक को वेतन मिलता है, बिजनेसमैन को लाभ मिलता है। सर फैक्ट्री में क्या मिलेगा? बिजनेसमैन को लाभ मिलेगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है। ये लो भाई, कार्बन बेटा ये साइंस किया आपका प्रश्न है। कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है, तो सोने को किस से डिनोट किया जाएगा? तो AU से डिनोट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह हलवे से प्रश्न है, सही समानता। कार्बन को आपकी जो सारणी है, आवर्त सारणी, उसमें सी से डिनोट किया गया है, तो सोने को AU से किया गया है। चलिए, दिए गए अक्षरों समूह में पानी की परछाई को बारीकी से मेल खाता है। बेटा ये जो एडवांस है, क्या है सर? एडवांस है। इसकी हमें पानी की परछाई बनानी है। पानी बोले तो यहाँ पर वाटर है, क्या है? वाटर है। और सर गर्मी में वाटर क्या जरूरी है, ये आप सब जानते हैं सर। राजस्थान में सर दो ही चीजें फेमस है। अब फोग नहीं चलेगा, ना तो हमारे राजस्थान में फोग चलेगा और ना ही IPL चलेगा। अब तो यहाँ का जो तावड़ा है वो बड़ा फेमस है और 55 डिग्री तक चला गया भाई। तो 55 डिग्री में मजा कहाँ आता है? कि सर पानी में ही आता है। तो पानी की परछाई बना दो भाई। पानी में मैंने बोला टॉप बॉटम बदल जाते हैं, टॉप और बॉटम आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये A आपका कुछ इस प्रकार होगा, D आपका जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, V आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा भाई, V आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, A आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। N साथी देखो, N का टॉप बॉटम दिखेगा, टॉप बॉटम दिखेगा। तो ये कुछ देखो, ये बॉटम है तो ये पास में रहेगा, ये टॉप है, टॉप बॉटम दिखेगा। तो साथी ये यूं यूं और यूं नहीं, यूं नहीं दिखेगा आपको, ये दिखेगा बेटा यूं यूं और यूं। ठीक है। अब C कैसा दिखेगा? सर C तो दोनों तरफ से सेम दिखता है, E भी दोनों तरफ से सेम दिखता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड, जो देखो बेटा सेकंड नहीं आपका, हाँ बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एज इट इज छपा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए, ये आ गई है अब्बा सीरीज। बेटा अब्बा सीरीज में आपको लुप्त अक्षर ढूंढना होता है। तो ए तो इसको इस प्रकार से लिख लो। तो पहले है A B, फिर खाली जगह, फिर D, फिर आपका A, फिर खाली जगह B C D, फिर A, फिर खाली जगह, फिर डबल B और फिर खाली जगह, फिर D। और उसके आगे देखो बेटा A, फिर खाली जगह, फिर B, फिर C 2 बार और फिर D 1 बार। यहां से एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जब भी अब्बा सीरीज आए तो कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, वो पैटर्न ढूंढ लिया तो बड़ा आसान होगा। देखो मेरे को दिखा कि C भी 2 बार है, इसमें B 2 बार है, तो सर यहां पर तो A B और B, D से पहले देखो हर बार क्या आ रहा है भाई? D से पहले हर बार क्या आ रहा है? C आ रहा है सर, ये कन्फर्म है। तो यहां से इसको कैसे बनाओगे? या आप देखो भाई कि सर यहां पर D था और यहां पे अगर मैं C भर दूं तो ये एक तो बन गया ABCD। ठीक है। फिर अगले में बना डबल ABCD, फिर अगले में डबल A डबल BCD, फिर अगले में डबल A बेटा डबल A
डबल बी और फिर सी डी बनेगा, डबल सी और फिर सी डी बनेगा। यहाँ पर एक बी मिस टाइप है, यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये आपका यहाँ पर हमने फाइनली फिल क्या किया है, ये भाई हमने फिल नहीं किया है, हमने तो फिल किया था सी ए सी ए। देखो ऐसा कौन से में है, ये रहा। बी भी फिल किया है भाई, यहाँ पे एक स्पेस नहीं छोड़ा इन्होंने, बाकी सब सही है। सी डबल ए सी ए बी, ऑप्शन नंबर 4। तो एक तो होता है पैटर्न, एक होता है आंसर, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। अब्बा सीरीज में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा, उसको हम पढ़ेंगे जब कॉन्सेप्ट की बातें होगी। 4 का जो संबंध 18 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे है भाई, ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, में 2 जोड़ोगे मिलेगा 18। तो साथ ही इसी प्रकार 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 2 जोड़ोगे मिलेगा 38, 38। ऑप्शन नंबर, ये आपके प्रश्न है सादृश्यता का, एनालॉजी का प्रश्न बोला जाए तो यह है संख्या पर आधारित एनालॉजी, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो आपके प्रश्न है उसमें पहले का दूसरे से जो संबंध है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से संबंध निकालना है। तो यहां पर आंसर 38 हो जाएगा। अक्षर के उस समूह का चयन करो जो अन्य से भिन्न है, जी एफ ई। चलिए सी जी ए सी बी ए है ना, सी बी ए, ठीक है। टी आर पी, जी के जे। चलिए क्या संबंध है, यहां से कंसेप्ट सीखना बेटा। ये 7 पर आता है, ये 6 पर, ये 5 पर, तो बोलेंगे 1 घटा 1 घटा। ये 3 पर, ये 2 पर, ये 1 पर, 1 घटा 1 घटा। टी 20 पर, आर 18 पर, पी 16 पर। यहां पर -2 हुआ, यहां पर भी -2 हुआ बेटा। ये आपका जी के जे, ऐसा कैसे हो गया भाई, सारे ऑप्शन ही चेंज हो गए। चलिए एक बार देखा जाए कि CGA, TRP, GKJ, ये होना चाहिए IKJ। क्या है भाई, IKJ, ये है IKJ। इसमें 9 LKJ, क्या है भाई, LKJ। ये 12, ये 11, ये 10। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आंसर फाइनली हमारा क्या बनेगा, TRP। TRP में -2 है, बाकी सब में -1 है भाई, बाकी सब में -1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो बेटा, एक होता है ए की तरफ से, एक जेड की तरफ से, इसको हम बायां ओर बोलते हैं, उसको दायां ओर बोलते हैं। अगर हमें दाईं ओर से पूछे तो हमें 27 में से घटाकर आंसर करना है, 27 में से वो संख्या को घटा लेना है। और अगर बाईं ओर से पूछे, जो हमें अल्फाबेट का क्रम याद है उसी के अनुसार आंसर कर देना है। तो 27 से बोला दाईं ओर से 13, तो 27 - 13 आंसर आएगा 14। 14 पर हमारा अक्षर आता है, वो आता है एन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगर यही प्रश्न बाईं ओर से पूछता तो हम क्या करते, तो हम भाई क्या करते कि सर अपना आंसर करते, सीधा नंबर एम आ जाता, वहां से 13 नंबर पर एम आता है। अब साथी ए बी के पिता है, ए पिताश्री है किसके, बी के। सी बी की पत्नी है, सी क्या है भाई, पत्नी है किसकी, बी की, ठीक है। आगे पूछा है डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है। डी क्या है भाई, डी क्या है, ए का। डी क्या है, ए का, है ना। डी ए का क्या लगता है, तो साथी डी ए का, देखो ये ए का बेटा है और बेटे का बेटा, उसको हम पोता बोलते हैं। डी इस परिवार में क्या है, पोता है भाई। डी इस परिवार में क्या है साथी, पोता है दोस्तों। ये लीजिए एक प्रश्न बहुत बढ़िया है। अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप से नियमित दिनों से, आपका नियमित कोई समय है टी, उससे 15 मिनट पहले निकल जाता है, मतलब 15 मिनट पहले घर से निकल गया। अब उसने बोला वह बस स्टॉप से पहुंचने पर 8:40 पर पहुंचता है, लेकिन उसे हमेशा घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में समय कितना लगता है। सर घर से निकलो और बस स्टॉप पर पहुंचो तो समय लगता है 10 मिनट का, सर समय लगता है 10 मिनट का। और आज कितनी बजे पहुंचा, 8:40 पर पहुंचा।
कितनी बजे पहुंचा, 8:40 पर पहुंचा, तो सर वो वास्तव में घर से निकला कितनी बजे होगा, 10 मिनट पहले, तो घर से निकला सर 8:30 पर। लेकिन समस्या क्या है, आज घर पर वो 15 मिनट घर से पहले निकल गया था, हमेशा 8:30 से 15 मिनट बाद निकलता है, तो सर हमेशा कितनी बजे निकलता है यही पूछा है। हमेशा वो घर से आपका 8:30 और उसमें हम जोड़ देंगे 15 मिनट, तो साथ ही आंसर आ जाएगा 8:45। तो अजय भाई है वो हमेशा घर से 8:45 पर निकलते हैं। ये बड़ा आसान प्रश्न है, घड़ी चैप्टर का प्रश्न है। घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबंध, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, कुछ ऐसे गिने चुने चैप्टर है जिनमें से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं भाई। ये लो, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ा ही आसान है, 51/100 तो 0.51, ठीक है। 13/24 तो भाग देना पड़ेगा भाई, 13/24, 21/40, 21/40 और 36/70, 21/40 और 36/70। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैथ आती होगी तो हम आसानी से बना पाएंगे भाई। 13 में तो भाग जाएगा नहीं, तो लगभग सर 2 गुना है, लगभग आपका 13 और 24 लगभग 2 गुने के आसपास की वैल्यू है। तो साथ ही 130 में जो आपकी वैल्यू है किसकी, जो साथी आपके आंसर है किसका, कि सर 130 में 24 का भाग दें तो 5 बार जाएगा, 120, पीछे बच गया 10, 10 में तो जाएगा नहीं साथी, तो 0 लगाना पड़ेगा। 100 में साथी जाएगा आपका कितनी बार, 100 में जाएगा 4 बार, ठीक है, 3 अंकों तक ठीक है। 21 में 40 का भाग, तो 10 में दिया सर 0.5 बार, कितनी बार, 0.5 बार, 200, पीछे बच गए 10, 10 में जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया, फिर 2 बार, 50, 0, 2। अब 36, 360 में साथी कितनी बार, कि सर आपका जो है भाग जाएगा 360 में तो यहां से 360 में 70 का भाग, तो ये भी 0.5 बार, पीछे बच गया 10, तो इसमें बचेगा आपका 0, 1। तो इसने बोला सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है साथी, इसको यूं देखा जाए तो सीधा अगर लिखें, ये 54 आया, ये 52 आया और ये भाई 51 आया, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका कौन सा सत्य हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका सत्य हो रहा है वो है भाई ऑप्शन नंबर 54.54, ठीक है, 0.54। इसमें बाकी देखो सब में 0.51, 0.52, 53 ऐसे आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका आ रहा है, 0.54 किसका है, 13/24 का, तो ये संख्या इनमें सबसे बड़ी है भाई। ये लो अगला प्रश्न देखो भाई, डॉग को वाटर इज लाइफ लिखा जाए, डॉग को क्या लिखा जाए, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, ठीक है सर। आपका ओपन को क्या लिखा जाता है साथी, ओपन को लिखा जाता है इज, इट इज रैनिंग, क्या लिखा जाएगा भाई, या ऐसे बोलो इज इट रैनिंग, रैनिंग टुडे, रैनिंग टुडे, ठीक है। तो यहां से आपका अब आपको बताना है वाटर इज रैनिंग, वाटर, वाटर इज रैनिंग। साथ ही ये समर्थी बेस्ड प्रश्न है, मतलब मेमोरी बेस्ड आपका पेपर है, तो कुछ हल्की फुल्की इसमें जो है आपके एरर्स आ सकती है, और इस प्रश्न में भी वही समस्या है, वो कोई ये मानवीय मिस्टेक भी नहीं है, किसी साथी ने बताया होगा, तो याद आप पेपर को कितना रख पाते हैं, क्योंकि समर्थी बेस्ड पेपर में ये छोटी छोटी चीजें होती है, तो इसी आधार पर हम बोल देंगे वाटर, और इज कॉमन है, यहां पर इज का कोड है ओ, तो डी ओ, और रैनिंग का कोड हमने लिख दिया एन, तो डॉन, ऑप्शन नंबर
या फिर सीक्वेंस को फॉलो करें तो डॉन की जगह सॉरी देखो इज का ओ तो जी लाइफ का, तो यहां पर ओ इज का, पी इट का, ई रनिंग का और एन टू डे का। एन किसका होगा? टू डे का। तो डी ओ ई होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये रनिंग का एन होगा। रनिंग का कोड क्या होगा? एन, और आंसर क्या हो जाएगा? डॉन हो जाएगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा? डॉन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये फिर से आपके आया है, वो प्रश्न आया भाई किसका? सर ये भी शानदार प्रश्न है, मिसिंग नंबर का प्रश्न आया है। ठीक है, यहां पर लिखा है 1 4 9, साथ ही यहां पर लिखा है 4 25 गुण 50, साथ ही यहां पर लिखा है 9 16 गुण 50, 9 16 गुण 50, सॉरी 9 16 और क्वेश्चन मार्क। अब बताइएगा, अब दोस्त बताइएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो बेटा बड़ा आसान है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 और 2 कितने हो रहे हैं? 1 + 2 हो रहे हैं सर 3, तो सीधा यहां पर देखो 3 का स्क्वायर छपा पड़ा है। ये बेटा है 2 का स्क्वायर, ये 25 है 5 का स्क्वायर, तो 5 + 2 कितने हो रहे हैं साथी? 5 + 2 हो रहे हैं सर 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? गुण 50 होता है। सर ये देखो 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 और 4 कितने हो गए साथी? 3 और 4 हो गए सर, 3 और 4 कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, और 7 का स्क्वायर गुण 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये अपन ने ये हाँ गुण 50 ही लिखा हुआ था। अब रुकिएगा, अपने को पूछा है, वो पूछा है ये कुछ इस प्रकार है 16 4 और क्वेश्चन मार्क। तो 16 ये बेटा 4 का, ये 2 का, 4 + 2 किए, 4 + 2 किए तो 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। फाइनली आंसर अपना क्या बनेगा? 36। सर दो संख्याएं देखा, किसी का वर्ग है, उन दोनों को जोड़ा तो तीसरे का वर्ग मिला। यहां पर भी सेम था, दो संख्याएं, 2 का वर्ग 5 का वर्ग, तो टोटल 7 का वर्ग, ये 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो वापस 7 का वर्ग, तो इसमें 4 का वर्ग 2 का वर्ग, टोटल 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, और अपना फाइनल आंसर दोस्तों 36 प्राप्त होता है। तो ये पेपर आपका, इसमें हमने जो रीजनिंग के 50 प्रश्न थे, उन 50 प्रश्नों को बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ने का, कंसेप्ट सीखने का और बिल्कुल उस पैटर्न को समझने का प्रयास किया है दोस्तों। और इस पैटर्न के माध्यम से ही हम आगे आने वाली लाइव क्लासों में आपसे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट की बातें करेंगे, आपका कोर्स बिल्कुल क्लियर करेंगे और सिलेक्शन पक्का करेंगे, बीएसटीसी में कॉलेज हासिल करके रहेंगे। सर आपका ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा तैयार है। और दोस्तों तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।